बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं द ITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, 2 दिन पहले मैंने CS 403 डेटाबेस सिस्टम्स के हवाले से मिड और फाइनल टर्म प्रेपरेशन के लेक्चर्स का आगाज़ किया था। तो हमने पहला सेशन इसका कंप्लीट किया था, जिसके अंदर मैंने पहले 10 लेक्चर्स जो है ना उनको डिस्कस किया था और सिर्फ 50 मिनट के अंदर मैंने एक समरी जो है वो आपके सामने पेश की थी और मैंने अच्छा रिस्पांस उस वीडियो का काफ़ी लाइक किया आप लोगों ने और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए। आप लोगों ने कहा कि जी काफ़ी हेल्पफुल है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है ना वो 11 से लेकर 21 तक जो लेक्चर्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर्स को हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10 से। 10 हमने कर लिया था, लेकिन लेक्चर नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सुपर टाइप्स और सब टाइप्स क्या हैं, क्योंकि हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल सुपर टाइप और सब टाइप्स के ऊपर हमने कल ख़त्म किया था। सुपर टाइप और सब टाइप्स की बात करेंगे लेक्चर नंबर 12 के अंदर। फिर हम एक सिस्टम है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 13 के अंदर वही एग्जामिनेशन सिस्टम की एग्जाम्पल हमारे पास चलती है। चौथे के अंदर फिर हमारे पास रिलेशनल मॉडल आ जाएगा, ठीक है, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर इसके ऑपरेटर्स क्या हैं, इसकी शराइत क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, ये सारी बातें इसके अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 17 के अंदर वही RDM ही चलता होगा, फिर उसकी लैंग्वेज आ जाएंगी। ये जॉइंट्स का टॉपिक बड़ा ही अहम है आपके लिए, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये जो रिलेशनल अलजबरा है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि रिलेशनल अलजबरा की जो एक्सप्रेशन होती है उसको क्वेरी में कैसे चेंज किया जाता है, या क्वेरी को जो है वो रिलेशनल अलजबरा की एक्सप्रेशन में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसकी मैं एक दो डेमो मिसालें आपके सामने करके दिखाऊंगा और बाकी फिर आपने जो है ना वो मुझे करके दिखानी होगी। नॉर्मलाइजेशन को पढ़ेंगे, उससे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन की सारी इकसाम जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। फिज़िकल डिज़ाइन से पहले पहले इंशाल्लाह आज हम 21 लेक्चर जो है ना वो हमारे कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर मैं सारी जो नेक्स्ट टॉपिक्स रहते हैं कोशिश करूँगा उनको एलेबोरेट कर दूँ, क्योंकि उसमें मेजर पोर्शन वो हमारे पास है SQL सर्वर का ना। तो SQL सर्वर के हवाले से वो कमांड्स हैं, वो प्रैक्टिकल हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रूल्स ऑफ SQL फॉर्मेट, ये सिंपल हैं और चूँकि फिर एक एक के अंदर जो है वो आप देखें कि सिर्फ बताया गया है कि आपने जो सेलेक्ट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना है, इंसर्ट का क्या है, तो इसलिए वो हम इजीली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमने 100 पेज पे इसको ख़त्म किया था। ये हमारे पास 100 पेज था और यहाँ से हमने आज स्टार्ट करना था सुपर टाइप और सब टाइप। हमारे पास जो है ना वो एंटिटी रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास क्या है, ये देखें जी। ये एम्प्लॉय हमारे पास एक एंटिटी है और अगर हम देखें तो इसकी दो सब एंटिटी बन सकती हैं, सैलरीड पर्सन और आर्ली पर्सन। तो इसमें जो एम्प्लॉय है ये आपके पास सुपर एंटिटी कहलाएगी और जो आवरली एम्प्लॉयज़ होंगे या सैलरीड एम्प्लॉयज़ होंगे ये आपके पास जो हैं वो सब कैटेगरी कहलाएंगी। इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस तरह हम शो करेंगे। इसी तरह पर्सन हमारे पास मेन एंटिटी है और स्टूडेंट और ये जो दूसरी एंटिटी है हमारे पास ये FAC पता नहीं किससे मुराद है, लेकिन ये सब एंटिटीज़ आ गई। सुपर और सब के दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप कायम होता है बिकॉज इट अलाउज टू क्रिएट हायरार्की ऑफ द एंटिटीज़। यही इनके दरमियान जो है ना वो रिलेशनशिप है, हायरार्की को ये शो करते हैं। हम इसमें कॉन्स्टेंट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सुपर और सब एंटिटी रिलेशनशिप के दरमियान नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स हैं। कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट से क्या मुराद है कि जब तक आप सब को कंप्लीट नहीं करते उस वक्त तक वो सुपर का पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है जी। टोटल कंप्लीटनेस है और इसी तरह पार्शल कंप्लीटनेस भी इसके अंदर मौजूद है। कंप्लीटनेस एग्जिस्ट ओनली इफ वी हैव सुपर टाइप, इफ़ वी हैव सुपर टाइप एंड सम सब टाइप्स विद सुपर टाइप्स। तो ये हमारे पास फुली हैं, लेकिन पार्शल के अंदर हमारे पास इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एनी सब टाइप एंटिटी टू हैव इन इंटायर इंस्टेंस सेट। सारे का सारा उसके साथ नहीं भी एसोसिएट हो सकता अगर उसका कोई डिफरेंट किस्म का। डिसजॉइंट रूल में हमारे पास डिसजॉइंट में ये है कि अगर एक एंटिटी वन इंस्टेंस ऑफ एन सुपर एंटिटी एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ सब टाइप, तो ये डिसजॉइंट है और ओवरलैप के अंदर वो ओवरलैपिंग वाला रूल ही आ जाता है,
ठीक है ना, इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको शो करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है, ये सुपर और सब टाइप के बाद इनके नाम और इनकी जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी होगी। ये स्टडी है जी ऑफ ए सिस्टम, प्रिलिमिनरी स्टडी हमने की है, स्टूडेंट को एनरोल करना चाहिए। ये कोई भी एक सिस्टम है, इसका स्नैरियो आ सकता है और उस स्नैरियो में से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, इसको पढ़ लेना है आपने। स्टूडेंट, टीचर्स और कंट्रोलर्स, 3 नाम के सिस्टम इसके अंदर मौजूद हैं जी। डाटा फ्लो डायग्राम देखें, इसकी एग्जामिनेशन सिस्टम ये लेवल 0 है जी, जिसमें इस पूरे सिस्टम को एक यहाँ पे शो किया और बाकी आपने टीचर और कंट्रोलर के साथ इसको शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद लेवल 0 डायग्राम्स के अंदर हमने थोड़ा सा इसको बेहतर किया है और ये देखें हमने सिस्टम को स्टूडेंट किस तरह से एडिट करता है रजिस्ट्रेशन के साथ, और ये 2-3 डायग्राम्स में इसको हमने शो कर दिया। लेवल 1 में डिटेल पहले की निस्बत जो है वो ज़्यादा है, ये स्टूडेंट वाला पार्ट आ गया। ठीक है, और इस तरह ये टीचर वाला पार्ट जो है ना वो आ गया। ये लेवल 1 है, ये मज़ीद उसको थोड़ी सी डिटेल के अंदर दिखाया गया। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ये एक केस स्टडी है, इसको मेरा ख्याल है कि इसमें से अगर कोई पास्ट पेपर देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर जो है ना वो आप सिंपली देख लें कि किस तरह से आपने इसको हैंडल करना है। ये प्रोग्राम अब एंटिटीज़ को फाइंड कर रहे हैं, जितने भी नाउन है ना इसके अंदर, जितने भी नाउन होंगे वो आपकी एंटिटीज़ बन जाएंगी। प्रोग्राम नाउन है, इसके फील्ड बना लें कौन कौन से बनते हैं। स्टूडेंट नाउन है, ये दूसरी एंटिटी हो गई आपके पास, इसके भी आप एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन कर लेंगे। इसी तरह टीचर के एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन कर लेंगे, कोर्स के एट्रीब्यूट को जो है वो डिफ़ाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह सेमेस्टर होगा और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। CGPA जो है ये कैलकुलेट करके बनेगा, ये कहीं भी हम एंटर नहीं करेंगे, उसके रिजल्ट से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर एंटिटीज़ को देखें तो ये एक डायग्राम है, प्रोग्राम का ताल्लुक कोर्सेज के साथ है, स्टूडेंट का कोर्सेज ऑफर्ड के साथ भी है, सेमेस्टर के साथ भी, और टीचर का जो ताल्लुक है ये कोर्सेज ऑफर्ड के साथ है। ये रिलेशनशिप डायग्राम आ गई, ये आ गई कार्डिनलिटी के साथ। प्रोग्राम और कोर्सेज के दरमियान जो रिलेशनशिप हैं ये ऊपर इसकी कार्डिनलिटी लिखी हुई है 1 to many या 0। इससे मुराद है कोर्स, एक प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक कोर्स जो है वो ज़रूर हो सकता है, और कोर्स हो सकता है किसी प्रोग्राम के अंदर शामिल ना हो। स्टूडेंट जो है वो एक प्रोग्राम में दाखिल हो सकता है और एक प्रोग्राम में कोई स्टूडेंट भी दाखिल, ये कार्डिनलिटी लिखी 0 या मैनी है, और यहाँ पे 1 है। स्टूडेंट ओनली इनरोल इन 1 प्रोग्राम बट 1 प्रोग्राम कैन हैव 0 स्टूडेंट और मैनी स्टूडेंट। ये यहाँ से इससे मुराद हमारे पास ये है। ठीक है, ये एक डायग्राम आ गई इसमें हमारे पास मज़ीद, जिसके अंदर जो है ना वो डिटेल में, तो इसी तरह ये इसके अंदर जो है ना वो आपको बताया गया है। ठीक है, असल जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 14 से स्टार्ट होता है, जहाँ से हम बात करेंगे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की भी, और फिज़िकल डिज़ाइन के अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या है। हमारे पास कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन और लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है। जब हम ER मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो ये कॉन्सेप्चुअली डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और जब हम रिलेशनल किसी DBMS के अंदर जाकर रिलेशनल मॉडलिंग करते हैं तो उस वक्त हम लॉजिकल डिज़ाइन बना रहे होते हैं। इसमें हम फ्री हैं डाटा मॉडल से, आप जिस मर्ज़ी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दें, ER के साथ कर दें या और जो डायग्राम्स हैं उनके साथ आप कर सकते हैं। इधर भी उसी तरह की फ्रीनेस मौजूद है, जो मर्ज़ी DBMS जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़लाँ DBMS ओरेकल यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर करें, या कोई भी DBMS आप यूज़ कर सकते हैं। तो लॉजिकल डिज़ाइन और फिज़िकल जो डिज़ाइन था ये हमने बहुत पहले से शुरू किया था। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन जो है ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें हमने क्वेरीज लिखी होती हैं डेटाबेस को, टेबल्स को क्रिएट करने की। मोर एक्सप्रेसिव है, जाहिर है जब डेटाबेस हम बनाते हैं विजुअली ग्राफिकली किसी चीज़ को देखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही होती है एक नॉविस यूज़र को भी, लेकिन रिलेटिवली लेस एक्सप्रेसिव है फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कंप्यूटर साइंसेस का नहीं है, जो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं, लेकिन जो एक प्रोग्रामर है उसके लिए ये लेस एक्सप्रेसिव नहीं होता। हम बात कर रहे हैं एक डेटाबेस डिज़ाइनर से हटकर ऐसे तमाम लोगों के लिए जिनके लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये इसके बाद जो हमारा असल टॉपिक यहाँ से शुरू होता है दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनल डाटा मॉडल जी। रिलेशनल डाटा मॉडल का हमारे पास एक सिंपल
मॉडल है जो मेन इसकी खूब, ये वो मॉडल है जो डॉक्टर EF कोड ने IBM के प्लेटफॉर्म से जो है ना वो इन्होंने पहली दफ़ा फ्लैट फाइल डाटाबेस, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, ये इससे पहले मौजूद थे, उनको उनको जो है ना वो इम्प्रूव किया था और डॉक्टर EF कोड ने एक RDM मॉडल जो है ना वो पेश किया था। मैंने यहाँ से भी जो है ना इसको हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन एक अच्छा ट्यूटोरियल जो है वो इसका रिलेशनल मॉडल का मेरे ख्याल में मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट पे शायद देखा था, किसी जगह मैंने खोला हुआ था उसे, रिलेशनल मॉडल को, शायद ये वाला था। हाँ जी, ये भी एक अच्छा ट्यूटोरियल है। बहरहाल हम यहाँ से इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ये सिंपल है, नंबर 2 ये मैथमेटिकल है, नंबर 3 ये बेस करता है टेबल के ऊपर जिसे रिलेशन का नाम दिया गया है। रिलेशन का नाम इसे क्यों दिया गया है? क्योंकि इसकी बेस जो है वो मैथमेटिक्स के ऊपर है और हम इस सारे मॉडल को मैथमेटिकली टेस्ट करके इसकी वैलिडेशन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे वो रिलेशन है, जिसे मैथ का रिलेशन नहीं होता, जो मैथ का रिलेशन जिसके अंदर आपको देखते हैं दो सेट्स होते हैं, उनकी पहले हम लेते हैं, ज़हन से निकल गया, क्रॉस प्रोडक्ट हम उसका लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हम उसमें से रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन 2 डायमेंशन होता है जिसमें पेयर्स बने होते हैं वैल्यूज़ के। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ये रिलेशन है। इसके अंदर 3 किस्म की लैंग्वेज के ज़रिए हम इसको रिलेशनल मॉडल, अलजेब्रा के ज़रिए, रिलेशनल कैलकुलस के ज़रिए, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनके ज़रिए RDM को प्रूव किया जा सकता है कि RDM किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये SQL लैंग्वेज तो बाद में आई है ना, लेकिन ये जो RDM के साथ उसने साबित किया था, चूँकि वो मैथमेटिशियन था, तो उसने रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस के ज़रिए इसके ऊपर काम किया था। डॉक्टर EF कोड है जी, 1970 के अंदर वो प्रपोज कर रहे हैं और हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल उस वक्त मौजूद थे, फ्लैट फाइल मॉडल भी मौजूद था और जो पहली डेटाबेस इस मॉडल के ऊपर बनी थी वो IBM और UC जो है उनका मिड 17s के अंदर बनी थी। किसी भी आजकल का ये सिस्टम जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनल मॉडल मौजूद है इस वक्त, जिसमें ओरेकल है, SQL सर्वर है, एक्सेस है, फॉर्म, जितने भी आपको इस वक्त नज़र आते हैं ये सारे के सारे ही रिलेशनल डाटा मॉडल हैं जी। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डाटा मॉडल की बात अगर हम करें तो बेसिकली वही बातें आ गई, रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन पे बेस करता है, 2 डायमेंशनल होता है, रोज़ हैं, कॉलम्स हैं। ये जो है ना RDM में इस तरह चीज़ें नहीं शो होती, समझ आ रही है? RDM में जो टेबल होता है वो उसी तरह ही शो होता है, रिलेशनल यानी एक रिलेशन की सूरत में होता है। ये तो हम बनाते हैं ना, क्योंकि रिलेशन भी पेयर्स पर मुश्तमिल है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट ID और उसकी वैल्यू जो है वो S001, ST नेम, वैल्यू M सुहेल और CI नेम जो है और वैल्यू है, यानी पेयर्स की सूरत में हम इसको लिख सकते हैं। रिलेशन जो है ये RDM में सिमिलर है जिस तरह मैथमेटिकल का रिलेशन होता है, 2 डायमेंशनल होता है और इसको हम टेबल की सूरत में ज़ाहिर कर सकते हैं रोज़ और कॉलम्स की सूरत में। रोज़ को हम टपल भी कहते हैं और जो हमारे पास कॉलम्स हैं इन्हें प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स किसी भी नाम से ज़ाहिर किया जा सकता है कि आपके सामने है। एक डेटाबेस रिलेशन है ये, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, लेकिन हम इसको किसी और फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए 6 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं डेटाबेस रिलेशन की, आम है ये। इनको टेक्निकली इन नामों से ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन आम तौर पे हम में से अक्सर लोग इनको जानते हैं। यानी सबसे पहली क्या है, ईच सेल ऑफ द टेबल कंटेन्स एटॉमिक और सिंगल वैल्यू। जो सेल है उसके अंदर सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। जैसे एड्रेस है, एड्रेस के अंदर मल्टी वैल्यूज़ आते हैं, तो रिकमेंडेशन क्या होती है कि आप उसके नीचे एक ही वैल्यू को रखें। ठीक है जी, एक वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू उसके अंदर हो, हर सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, एटॉमिक या सिंगल वैल्यू, इतना छोटा आपने एट्रीब्यूट डिक्लेयर करना है। ईच कॉलम हैज़ डिस्टिंक्ट नेम, हर कॉलम का नाम टेबल के अंदर डिफरेंट होना चाहिए। सेम नाम के 2 एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते। द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स कम फ्रॉम द सेम डोमेन, हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई डोमेन है जिसे हम डाटा टाइप कहते हैं। अगर किसी ने हमने डेट लिखा है तो ज़ाहिर है डेट एक डोमेन बन जाती है, तो आमतौर पे जो डाटा टाइप है ये डोमेन कहलाती है। और ये बड़ी अहम बात है जी। तो ये मुझे याद है कि मेरे मेरे PPSC में ये सवाल मौजूद था, क्या किसी भी डेटाबेस के टेबल में जो कॉलम्स की तरतीब होती है, प्राइमरी की को आप पहले कॉलम में डिफाइन ना करें, तीसरे में कर दें,
नेम को पहले कर दें, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे, उसकी एफिशिएंसी पे? तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्डर ऑफ द कॉलम जो है ये इममटेरियल है, इनसिग्निफिकेंट है। किसी सूरत में डेटाबेस के ऊपर कॉलम्स की तरतीब को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह रिकॉर्ड्स की तरतीब चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह उसकी ये है, जब हम डाटा को रिट्रीव करते हैं तो हम क्वेरी के ज़रिए रिट्रीव करते हैं। हम कॉलम तो वहाँ पर मेंशन कर रहे होते हैं, जो हम ऑर्डर है उनका वहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं। अगर हमने जो जो कॉलम्स लेने होते हैं वो हम वहाँ पे जो है ना वो रिट्रीव कर रहे होते हैं नाम दे के। इसी तरह रिकॉर्ड्स की असेंडिंग डिसेंडिंग में या जिस तरह की भी तरतीब है हम खुद लगा सकते हैं। हर रो का रिकॉर्ड जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। टेबल के अंदर कभी भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड दाखिल नहीं हो सकता। ये हम किस तरह करते हैं, याद करें ज़रा, कैसे हम रोक सकते हैं कि हर एट्रीब्यूट के अंदर सिंगल एट्रीब्यूट भी अगर उसमें डिफरेंट है लेकिन हर रो का रिकॉर्ड डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा था, ये प्राइमरी की कॉन्सेप्ट था कि जब आप एक टेबल में एक प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसके अंदर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो जा सकेगी। तीन चीज़ें आरडीएम के कंपोनेंट्स हैं मेन जो है, नंबर 1 रिलेशन है, नंबर 2 मैनिपुलेशन लैंग्वेज है जैसे कि एसक्यूएल है, और नंबर 3 हमारे पास जो है वो इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। दोबारा सुन लें, आरडीएम के 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी टेबल्स जिसे हम रिलेशन कहेंगे, मैनिपुलेशन कोई ना कोई लैंग्वेज है जैसे कि एसक्यूएल है, और उसके बाद इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। 2 किस्म के इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो हम आगे जाएंगे तो हमारी डिस्कशन के अंदर वो आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल रिलेशंस की। ये ज़हन में रख लें जी, ये सिंपल सी मैथ है जी। ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है। अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि x के साथ 2, x के साथ 4, x के साथ 6 ये पेयरिंग बन जाएगी। अब इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जो सेट ऑफ पेयर्स होता है दोनों का, और इस सेट का कोई भी सबसेट अगर आप ले लें, कोई भी सबसेट, हमें पता है ये 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज टू द पावर 6 सबसेट पॉसिबल इसके बन सकते हैं। हर सबसेट जो है वो इसका रिलेशन कहलाता है। यानी R1 से क्या मुराद है, कोई 1 2 4 6 जितने भी पेयर, R2 से मुराद कोई एक, तो कितने रिलेशन बन सकते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, इसके 2 रेज टू द पावर 6 बन सकते हैं। अगर इस तरह का टेबल दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इसके रिलेशंस कितने बन सकते हैं, वो बाद की बात है। ऑन टू या बाइजेक्टो रिलेशंस की अलहदा से टाइप होती है। यहाँ पे हम सिंपल मैथमेटिकल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, सिंपल मैथमेटिकल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। ये 2 हैं, ये 3 हैं, 2 इंटू 3 6 हो गया। सबसे पहले तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 पेयर बनेंगे। 6 पेयर होंगे तो 2 रेज टू द पावर 6, यानी इतने रिलेशंस जो हैं वो इस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के बन सकते हैं। और हर रिलेशन जो है ये हमारे पास एक टेबल को डिपिक्ट करता है। अब इसको देखें, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जी x2 y2 6 2। अब एक डाटाबेस की मिसाल लेते हैं। ये आपके पास नेम है अली, सना, अहमद और सारा। ये आपके पास एजेस हैं, आप इनको पेयर की सूरत में लिखें, अली 15 सना 15, ठीक है। अब आप देखें क्लास की सूरत में अगर आप लिखते हैं तो क्लास कैसे बनेगी, अली और उसकी एज 18, सना और उसकी एज 17, अली और उसकी एज, ये आपके पास जो है ना वो क्लास नाम का एक टेबल बन गया। इसी तरह हम इसको जिस तरह यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप इसे एक टेबुलर फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं। ये देखें जी, ये डेटाबेस का रिलेशन जो है ना वो डिफाइन हो रहा है इन द फॉर्मेट ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन। लेट A1 B1 द एट्रीब्यूट्स हैं, D1 D2 आर द डोमेन्स हैं। यानी आपका एट्रीब्यूट std1 है और इसकी डोमेन है टेक्स्ट, इसमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। आपका दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो st नेम है, तो इसके बाद आप इसको टेक्स्ट में लिख दें। और ये आपने एक स्कीमा डिफाइन कर दिया std रिलेशन का या std टेबल का, ठीक है। ये आपके पास std के जो हैं वो हमारे पास फील्ड आ जाएंगे, ये उसका स्कीमा है। ये आपके पास रिलेशन की सूरत में आपने इसको लिख दिया। अच्छा, जब हम इसकी रोज़ को मेंशन करेंगे तो कैसे मेंशन करेंगे, ये देखें जी। ये आपके पास एक डेटाबेस रिलेशन जो है वो बना हुआ है जी, std s001 st नेम अली, यानी ये रोज़ हम डिफाइन कर रहे हैं जो उसकी रोज़ हैं जी, ठीक है। तो जब हम इसको टेबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से लिखा जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो ऐसे ही है जैसे एक डेटाबेस का टेबल होता है। इसकी बुनियाद है रिलेशनल डाटा मॉडल के ऊपर, यानी रिलेशनल डाटा मॉडल की जो बुनियाद है वो इसके ऊपर पाई जाती है। आगे चलते हैं जी।
डेटाबेस और मैथ के रिलेशंस जो हैं इनमें क्या है जी, कंपेयर दीज प्रॉपर्टीज विद दोज ऑफ मैथमेटिकल रिलेशंस, फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज। सेम प्रॉपर्टीज हैं जी जो हमने वहाँ पे देखी हैं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता, तो एक जो टेबल है हमारे पास या उसकी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, डिग्री ऑफ रिलेशन से क्या मुराद है, डिग्री ऑफ रिलेशन से मुराद है जी नंबर ऑफ द कॉलम्स। एस टी डी नेम 4 है तो इस टेबल की डिग्री जो है वो हमारे पास 4 है। और रिलेशनल कीज़ अब हम बात करते हैं जी, फॉरेन की हमारे पास क्या है, और ये इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स जो है ना वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं जी। एक रिलेशन की कार्डिनैलिटी जो है वो क्या होती है, डिग्री हमारे पास है कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, और जो कार्डिनैलिटी है ये नंबर ऑफ रोज़ हैं कि उसके अंदर जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं वो कितने हैं। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, इसको आपने काउंट नहीं करना, तो दिस इज़ कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ ए रिलेशन या कार्डिनैलिटी ऑफ ए टेबल। नेक्स्ट रिलेशनल मॉडल के अंदर आता है जी रिलेशनल कीज़ का कॉन्सेप्ट। फॉरेन की हमारे पास क्या है, हम सारे जानते हैं, अगर टेबल ए और टेबल बी के दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है, जो कि हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में पढ़ के आए हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का काम ये है, देखो ना तरतीब तो ये बननी है कि पहले आपने ईआर मॉडल बनाना है, ईआर मॉडल के बाद आपने आरडीएम की तरफ आना है, उसके बाद आपने जो है ना उस टेबल को किसी भी डीबीएमएस में जाके इम्प्लीमेंट करना है। पहले हमने कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाया है, अब हम लॉजिकल डिज़ाइन बना रहे हैं आरडीएम की मदद से, और अब जो है वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। यहाँ पर दो बातें फॉरेन की के हवाले से याद करने वाली होती हैं कि फॉरेन की हमेशा पहली बात तो यह है कि किसी की प्राइमरी की होती है। यहाँ पर ये देखें डैश डैश डैश, ये अंडरलाइन कर देते हैं जब इस तरतीब में, तो ये आपकी प्राइमरी की है जो अंडरलाइन है, और जो डैश डैश्ड लाइन के साथ अंडरलाइन की हुई है ये आपकी फॉरेन की है। दूसरी खूबी इसकी क्या है कि ये किसी न किसी टेबल में बतौर प्राइमरी की ज़रूर इस्तेमाल हो रही होगी। आप किसी ऐसे फील्ड को किसी दूसरे में फॉरेन की के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते जो किसी दूसरे फील्ड टेबल के अंदर एज आ प्राइमरी की इस्तेमाल नहीं होता। ये बात अच्छे तरीके से, यानी इसकी खूबियाँ ही दो हैं। नंबर 1 खूबी इसकी क्या है, फॉरेन की हमेशा किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है, और दूसरी खूबी ये है कि वो किसी इस टेबल के अंदर जहाँ पर आपको ये मिली है यहाँ पर ये एज आ रेफरेंस यूज़ हो रही होती है, एज आ प्राइमरी की हम इसको यूज़ नहीं करते। अब वो जो कॉन्स्टेंट्स का हम जिक्र कर रहे थे, ठीक है ना, एक एंटिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं और एक की कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। एंटिटी कॉन्स्टेंट्स से मुराद कि जो एंटिटी लेवल पे अप्लाई होते हैं टेबल के हवाले से, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो ये फॉरेन की के कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हम शराइत को, लिमिटेशन को कहते हैं, ठीक है। फॉरेन की कॉन्स्टेंट सबसे पहले ये है कि ये एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। मोर देन ज़ीरो है, एक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। मल्टीपल फॉरेन कीज़ एक टेबल में एग्जिस्ट कर सकती हैं, और इसका काम पर्टिकुलर टेबल के साथ रिलेट करना होता है। अगर एक टेबल का रिलेशनशिप दो टेबल्स के साथ एग्जिस्ट करता है तो जाहिर है उसमें फिर दो प्राइमरी की फॉरेन कीज़ जो है ना वो मौजूद होंगी जी। की एट्रीब्यूट्स एंड द वन प्रेजेंट इन अनदर रिलेशनशिप एज अ प्राइमरी की कैन हैव डिफरेंट नेम्स। हाँ जी, ये दूसरी खूबियाँ आ जाएंगी। प्राइमरी की और फॉरेन की क्या है, फॉरेन की का नाम अपने पेरेंट टेबल में और अपने चाइल्ड टेबल में, जिसमें वो प्राइमरी की है वो उसका पेरेंट टेबल कहलाएगा, जहां वो एज अ रेफरेंस यूज़ हो रही है वो चाइल्ड टेबल कहलाएगा। तो फॉरेन की जो है उसका इन दोनों टेबल्स के दरमियान नाम डिफरेंट हो सकता है, बट उनकी डोमेन जो है वो किसी सूरत में डिफरेंट नहीं हो सकती। अगर एक प्राइमरी की को आपने एक टेबल के अंदर, जैसे ये एम्प और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर आपने प्राइमरी की के फील्ड को अगर आपने टेक्स्ट रखा हुआ है, तो एम्प्लॉय के अंदर भी जब उसे फॉरेन की के तौर पे यूज़ करेंगे तो आपको उसे टेक्स्ट ही रखना पड़ेगा। यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर आपने उसका नाम डिपार्टमेंट आईडी पूरा लिख दिया, एम्प आईडी के अंदर, अगर एम्प के अंदर आप उसे डीआईडी भी लिख देंगे, नाम अगर डिफरेंट होगा तो कोई मसला नहीं है, बट डोमेन मस्ट नॉट बी डिफरेंट। ये हर सूरत में जो है वो होनी चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन आ गई है जी कि प्राइमरी की को हम लाइन के साथ, फॉरेन की को डॉटेड लाइन के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो आगे बात जो दूसरी थी कि इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हमारे पास जो हैं वो आरडीएम मॉडल में क्या हैं। सबसे पहले है एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट है, दूसरे हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स। नंबर सिंपल, एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट क्या है, नाम आपने सुना होगा, मैं भी भूल गया था, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे याद आया। एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट सिर्फ ये है कि प्राइमरी की हर टेबल में मौजूद होगी, और प्राइमरी की
की वैल्यू जो है कैन नॉट बी अ नल वैल्यू। बस ये है कि किसी भी सूरत में एक एट्रीब्यूट प्राइमरी की का होगा और उस प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू जो है वो नहीं आ सकती किसी भी सूरत में। ये है एंटिटी इंटेग्रिटी, इट कैन नॉट हैव एनी टाइप ऑफ नल वैल्यू, ये कहलाता है एंटिटी कॉन्स्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज अप्लाइड टू फॉरेन कीज। फॉरेन की के ऊपर क्या क्या शराइत है? नंबर वन, इफ ए फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन, अगर वो रिलेशन में मौजूद है, आइदर फॉरेन की मस्ट मैच द प्राइमरी की, द वैल्यू ऑफ टपल इन हिज होम रिलेशन ऑल फॉरेन की मस्ट बी कंप्लीटली नल। अगर किसी टेबल के अंदर फॉरेन की मौजूद है तो उसकी वैल्यू या तो नल होगी, सुन लें, या तो नल होगी या सिर्फ वो वैल्यू होगी जो उसके पेरेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर वहां पर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो इस टेबल में वो वैल्यू दाखिल नहीं की जा सकती। इसको आप ऐसे समझें, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट वाली मिसाल हमने अभी की है कि एम्प्लॉय नंबर जो है उस वही डिपार्टमेंट के टेबल में जाना है कि ये एम्प्लॉय है तो इसका फलां डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय नंबर है वो या तो किसी या डिपार्टमेंट आईडी ने जो है वो एम्प्लॉय के अंदर आना है। अब डिपार्टमेंट आईडी के अंदर जो वैल्यू है वो तो एम्प्लॉय में जा सकती है, लेकिन किसी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी वैल्यू फॉरेन की को असाइन कर दी जाए जो उसके पेरेंट टेबल में मौजूद ना हो। या तो वहां कुछ नहीं होगा और अगर होगा तो वो वैल्यू डेफिनेटली वहां पर मौजूद होगी। दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट जी। इनकी अहमियत हमारे पास क्या है जी? यानी कॉन्स्ट्रेंट्स की अहमियत ये है कि ये करेक्टनेस, वैलिडिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द डाटाबेस जो है इसको इंश्योर करते हैं। वैल्यू मस्ट बी, ऑर्फन रिकॉर्ड का नाम आपने सुना होगा जी, ऐसे रिकॉर्ड जिनकी कोई वैल्यूज़ नहीं मिल रही होती। फॉरेन की के अंदर जो है वो वैल्यू ऐसी वैल्यू पड़ी हुई है जो प्राइमरी की में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसे रिकॉर्ड्स आपको मिलते हैं जिनका पेरेंट में जिक्र ही नहीं होता, यानी पेरेंट में थे, आपने चाइल्ड में दाखिल कर दिए, बाद में पेरेंट में से उसे डिलीट कर दिया। तो अब ये ऐसे चाइल्ड रिकॉर्ड्स हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। तो क्यों हो चुके हैं? चूंकि इसके ऊपर आपने रेफरेंशियल इंटेग्रिटी नहीं लगाई थी। अगर आपने रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इन्फोर्स की होती तो जब आप पेरेंट को डिलीट करने लगे थे तो उसके रिलेटेड जितने चाइल्ड रिकॉर्ड्स थे वो सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाने थे। लेकिन चूंकि वीक आपने लगाई नहीं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इसलिए अगर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी नहीं होगी तो करेक्टनेस, वैलिडिटी और इंटेग्रिटी जो है ये बाईपास हो सकती है इन बोथ केसेस जी। नल कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? नल कॉन्स्ट्रेंट यानी इसकी डेफिनेशन क्या? नल कॉन्स्ट्रेंट वी मॉनिटर वेदर एन एट्रीब्यूट कैन हैव नल वैल्यू और नॉट। जब आप किसी भी एट्रीब्यूट, किसी भी कॉलम के ऊपर नल कॉन्स्ट्रेंट लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नल वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। या इसे हम या सेट कर सकते हैं या नॉट सेट कर सकते हैं। अगर आपने इसको सेट कर दिया है तो उसका मतलब है कि इसके ऊपर नल वैल्यू नहीं आ सकती, और अगर ये नॉट सेट किया हुआ है तो डेफिनेटली इसमें नल वैल्यू आ सकती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसी तरह से मिलती जुलती है कि अगर आप इस एट्रीब्यूट को कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो ये पर्टिकुलर वैल्यू इसको खुद ब खुद असाइन हो जाएगी जब भी नया रिकॉर्ड दाखिल किया जाएगा। इसे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं। ये भी आप खुद से सेट कर सकते हैं, ये भी एक कॉन्स्टेंट है। डोमेन कॉन्स्टेंट से क्या मुराद है कि हर एट्रीब्यूट जो है वो एक पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ में से ही वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकता है, उससे बाहर जो है वो वैल्यू नहीं दी जा सकती उसे, डोमेन कॉन्स्ट्रेंट को। ठीक है जी। आरडीएम कंपोनेंट्स हमारे मुकम्मल होने जा रहे हैं जी। हमने स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, टेबल हैं, रोज़ हैं, कॉलम हैं, टप्पल हैं, इंटेग्रिटी, कॉन्स्ट्रेंट्स भी सारे हमने पढ़ लिए। अब रह गया हमारा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है उसमें जो सबसे पहली लैंग्वेज है हमारे पास वो आती है जी ये वाली जी। हम कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं एंटिटी की रिलेशंस के अंदर। ये आपको एक एंटिटी दी गई है, स्टूडेंट आईडी है, और आप इसको किस तरह से मैप करेंगे आरडीएम में? आप लिखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एसटीडी आईडी और एसटी नेम और डीओबी। यहाँ पर एक गलती की हुई है, इसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ, ठीक है, ये अंडरलाइन होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर, तो इसीलिए पता चलता है कि ये हमारी प्राइमरी की है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, याद है हमने एक एग्जांपल ये भी की थी, स्टूडेंट है, ये एड्रेस है, तो स्टूडेंट का टेबल हमारे पास अलहदा बनेगा, एड्रेस का टेबल अलहदा बनेगा। तो स्टूडेंट आईडी जो इसकी प्राइमरी की है ये
यही प्राइमरी की होगी फिर इसकी। इन दोनों में देखें सेम प्राइमरी की के साथ हम इनको जो कंपोजिट हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट जो टेबल्स हैं उनके अंदर जो है ना वो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं या इनकी मैपिंग जो है वो वहाँ पे होती है। यहाँ पर आप देख लें जी, यहाँ पर भी हमारे पास ये स्टूडेंट है, ये हमारे पास एड्रेस है और ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। याद है ना आपको ये सिंबल जो है ये मल्टी वैल्यूड का था, तो मल्टी वैल्यूड के लिए भी हम अलहदा से एक टेबल बना देंगे। तो ये 3 टेबल्स के अंदर जो है ना वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होगी जी। रिलेशनल अलजबरा जी, इसके अंदर आगे जी अब रिलेशनशिप की मैपिंग, रिलेशन भी एग्जिस्ट करते हैं। तो रिलेशंस की टाइप थी बाइनरी रिलेशनशिप जो बिटवीन 2 एंटिटीज़ होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 1 to 1, 1 to many और ये मैनी टू मैनी, ये दो के दरमियान है। 1 to 1 को किस तरह से मैप किया जाता है ये देखें जी। यहाँ पे ये आपके पास प्रोजेक्ट है, ये एम्प्लॉय है, इनके दरमियान 1 to many का रिलेशनशिप है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय, और प्रोजेक्ट जो है इसकी प्राइमरी की को डुप्लीकेट किया जाएगा एज अ रेफरेंस की या फॉरेन की एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है जी। यानी जो आपके पास मैनी है उसमें से आप जो है वो इसको रेप्लिकेट कर देंगे। यहाँ पर इसको कहीं ये देखें ये इनके अपने अपने हैं, तीनों के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन आपने एडिशनल एट्रीब्यूट जो है वो एज अ प्रोजेक्ट आईडी जो है वो इसमें ऐड कर देना है जी, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आपके पास मेरा ख्याल है 1 to 1 का है ये, हाँ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए आपके पास एक दरमियान में तीसरा टेबल बन जाता है जी। ये आपका स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट हैव रिलेशन, और इसी तरह ये बुक है, और ये आपके पास लाइब्रेरी के अंदर एक ट्रांस का टेबल है जिसे हम ट्रांजैक्शन टेबल कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है जब लाइब्रेरी से बुक्स लेता है तो उस टेबल को हम जहाँ पे एंटर करते हैं उस रिकॉर्ड को जहाँ लिखते हैं उसे ये एक एग्जांपल दी गई है कि स्टूडेंट बुक्स लेगा एक से ज़्यादा और एक से ज़्यादा बुक को एक से ज़्यादा स्टूडेंट लेंगे, तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड बुक जी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दरमियान में एक तीसरा टेबल जो है वो ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा टेबल जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के दरमियान में आता है इसे हम जंक्शन टेबल कहते हैं। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है लेकिन इसका नाम ज़हन में रख लीजिएगा जी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने के लिए जिस टेबल के अंदर दोनों की प्राइमरी कीज़ को हम रखते हैं वो टेबल जो है वो जंक्शन टेबल कहलाता है। 1 to 1 के अंदर क्या होगा जी कि प्राइमरी कीज़ ही रेप्लिकेट होंगी दोनों की, ये भी है और ये भी है। अब आप देखें तो इसको इसकी प्राइमरी की को ही हमने यहाँ पर रेप्लिकेट किया है। ये हमारे पास 1 to 1 की हो गई जी। यूनरी के अंदर यूनरी की हमें ज़रूरत ही नहीं है जी। अब हम चले जाते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस के ऊपर। सबसे पहली लैंग्वेज यहाँ पे जो हमारे पास आएगी जी वो आएगी रिलेशनल अलजेब्रा। मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेजेस की एग्जाम देखें ना तो इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा काम और भी किया है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस का। अगर हम बात करें तो ये मैं दिखाता हूँ जी आपको, यहाँ पे आ जाएं एसक्यूएल के ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये हाँ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस होती, 3 किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं जी। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसकी एग्जांपल एसक्यूएल है, और डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस होती हैं, और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस होती हैं। डाटा डिस्क्रिप्शन, इसको जो डीडीएल है इसको डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी कहते हैं और डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसी तरह ये कौन सी है डाटा क्वेरी लैंग्वेज, यानी 3-4 नाम आपके पास जो है ना वो कंटिन्यूसली इसके अंदर आ रहे हैं। ये जहन में रख लें कि हमारे पास है डाटा क्वेरी लैंग्वेज डीक्यूएल, ये पार्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एसक्यूएल सब लैंग्वेजेस है, ठीक है। इसी तरह डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस हैं, ये क्वेरी लैंग्वेजेस है ना जिनकी आगे सारी की सारी इकसाम है। नंबर 1 है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज की जो इकसाम है एक डाटा डेफिनेशन है, एक डाटा मैनिपुलेशन है, एक डाटा कंट्रोल है, एक ट्रांजैक्शनल कंट्रोल है। ये सारा विकीपीडिया से आपने देख लेना है कि इनकी डेफिनेशन क्या है। वैसे मैं आपको जो जनरली है वो बता देता हूँ। मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसमें हम सारी एसक्यूएल है क्रिएट के साथ डिलीट अपडेट और रीड की है, जो बनाने वाली है जिसके अंदर हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, टेबल्स को क्रिएट करते हैं, ये हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। अगर आप देखें तो इसमें क्रिएट आता है, ड्रॉप, अल्टरनेट और ट्रंकेट के नाम के जितने भी कमांड्स हैं जिसके ज़रिए
आप अपने डाटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हैं, डाटा बेसिस को क्रिएट करते हैं, स्कीमास को डिफाइन करते हैं, यानी टेबल को बनाना, ये सारी डाटा डेफिनेशन या डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। आपने तो इसको एसक्यूएल में ही पढ़ा था ना। एसक्यूएल में आपने पढ़ा था जी कि ये आपके पास जो है ना, ये क्रिएट की स्टेटमेंट है, ये रीड की स्टेटमेंट है, ये इनपुट की स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे याद था कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, तो इसलिए इनके नाम हमें याद होने चाहिए कि जो क्रिएट रीड है ये डीएमएल है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। जो रीड हम करते हैं, रीड करते हैं ना, सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या रिमूव करते हैं। और जो क्रिएट की कमांड है, अल्टर की है, ड्रॉप की हैं, ये हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं। तो फिर मैंने इनकी टाइप्स को गूगल किया तो मुझे पता चला कि इसमें बल्कि तीसरी भी है जिसके ज़रिए हम सिक्योरिटी को जो है ना वो लगाते हैं, यानी कंट्रोल एक्सेसेस जो है ना, प्रिविलेजेस को सेट करना, यूज़र राइट्स को सेट करना डाटाबेस के लिए, वो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर वो सारी की सारी कमांड जो हैं वो आती हैं। तो ये तीन तो नाम पक्के याद कर लें। DDL है, डाटा डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, और उसके बाद हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, और डाटा क्वेरी लैंग्वेज की ये सारी एग्जाम है, मैनिपुलेशन, DCL, DDL और TCL के बारे में भी आपने ये देख लेना है जी, ठीक है जी। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं जी। तो मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हमारे पास आ गई जी। मैनिपुलेशन का काम सिर्फ इतना होता है कि हम इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन और डेटाबेस के करते हैं। तो RDM के अंदर जो लैंग्वेज दी गई थी वो हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज थी। दो किस्म की हो सकती हैं जी, प्रोसीजरल या नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल के अंदर दोनों काम बताए जाते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी एक आप ऐसी स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें आप ये भी कहेंगे कि डाटाबेस को क्रिएट कर दो, और साथ में वो एल्गोरिदम भी लिखेंगे जिसके ज़रिए डाटाबेस क्रिएट होगा। मुश्किल काम है, आपने आज तक ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं सीखी हमने, ठीक है ना, मैंने भी कोई नहीं सीखी। हमने जो लैंग्वेजेस सीखी हैं वो नॉन प्रोसीजरल हैं, यानी हमने तो एसक्यूएल को सीखा है। और ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस, जिनकी अभी मैं दूसरी विकीपीडिया पे आपको डेफिनेशन, ये सारी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। रिलेशनल अलजबरा भी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अंदर भी हम सिर्फ ये बताते हैं व्हाट टू डू, हम नहीं बताते हाउ टू डू। हम सिर्फ ये लिखते हैं सेलेक्ट कर लो रिकॉर्ड को, आगे उसने किस तरह से चलना है, किस तरह से सिलेक्ट करना है, ये हम कभी भी नहीं बताते। ये लैंग्वेजेस हो गई, याद है ना, तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, स्ट्रक्चर है, इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट है, तीसरा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। RDM के अंदर मैनिपुलेशन लैंग्वेज में जो सबसे पहली मैनिपुलेशन लैंग्वेज है वो है रिलेशनल अलजेब्रा। नाम इसका ऐसे है, लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा इज अ मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, प्रपोज्ड इन RDM। अगर आप इसको देखेंगे विकीपीडिया के ऊपर भी तो आपको ये रिलेशनल अलजेब्रा का एक आर्टिकल मिलेगा ट्यूटोरियल्स पॉइंट के ऊपर, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। 5 ऑपरेशंस पर ये मुश्तमिल होता है, सेलेक्ट है, प्रोजेक्ट है, यूनियन है, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रीनेम के ऊपर। ये टोटल लैंग्वेज जो है वो इन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होती है, ये टोटल ऑपरेशन है आपके, ठीक है। सेलेक्ट ऑपरेशन को हम सिग्मा के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन है उसके लिए प्रोडक्ट का साइन है, इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसी तरह जो यूनियन है इसके लिए यू का सिंबल इस्तेमाल होता है, और सेट डिफरेंस के लिए माइनस का सिंबल इस्तेमाल होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्रॉस यानी बड़ा कैपिटल X है। रीनेम के लिए रो के नाम का ये सिंबल है जिसे रो पढ़ा जाता है, ठीक है। ये सारे नाम जो है ना ये यहाँ से लिखे होंगे, आपको यहाँ से नज़र आ सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने गलत तो नहीं बोला, इसे प्रोडक्ट ही कहते हैं, आपको इसका नाम जो है ना वो प्रोडक्ट में ही मिलेगा। तो इनकी तफसील हम देखते हैं यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। बेसिकली जो कुछ खूबियाँ हैं इसकी, इसको जो इनपुट दिया जाएगा वो भी एक टेबल होगा, और जो इसे आउटपुट दिया जाएगा वो भी एक टेबल होगा। आपने अक्सर पढ़ा था एसक्यूएल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, रिलेशनल डाटाबेस को जब हम डिफ़ाइन करते हैं ना तो हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डाटाबेस एक ऐसी डाटाबेस होती है जो जो टेबल्स की सूरत में काम करती है, और जब हम क्वेरी लगाते हैं तो टेबल्स पर ही क्वेरी लगाते हैं, और जो आंसर आता है वो भी एक टेबल ही होता है। तो मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस जो हैं, जब हम इसे कोई कमांड देंगे कि सिलेक्ट करो फलां रिकॉर्ड्स, तो हम इसे इनपुट के तौर पे क्या देंगे, हम कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे टेबल का नाम देते हैं। तो इसको इनपुट भी टेबल होती है, और जब ये रिकॉर्ड्स निकाल के हमारे सामने लाता है तो वो भी आउटपुट होती है।
लेकिन कैसे कि जो पार्टिसिपेटिंग रिलेशंस होते हैं दे रिमेन अनचेंज्ड एंड इंटैक्ट, उन पर कोई असर नहीं होता। ये नहीं होता कि वो स्टूडेंट के टेबल में से 10 रिकॉर्ड निकाल रही है तो वहाँ से 10 खत्म हो गए। पार्टिसिपेटिंग रिलेशंस अनचेंज्ड और इंटैक्ट रहते हैं और आपको जो वैल्यू मिलती है वो भी नेस्टेड भी इनको किया जा सकता है, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी कहते हैं। हमें पता है हम नेस्टेड क्वेरीज का इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो 1 2 3 4 5 है। इसने रो का जिक्र नहीं किया, इसीलिए मैं आपको ट्यूटोरियल्स पॉइंट के ऊपर जो है ना वो लेकर गया था। ठीक है जी। इसके अंदर रिट्रीवल ऑपरेशन है, जॉइंस इसके अंदर मौजूद है, इंटरसेक्शन मौजूद है और डिवीजन ऑपरेटर्स भी हैं, लेकिन वो इन्हीं के ऊपर बेस करते हैं। इन्हीं 5 जो मेजर ऑपरेशंस है ना इन्हीं के ऊपर जो है ना ये बेस करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें जी, आप यहाँ पे जो है ना वो दिखाया जाएगा। हम 6 चैप्टर पे आ गए हैं इस बुक के जी, कि डीएमएल क्या है। और ये रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर हमारे पास सबसे पहले ऑपरेशंस की टाइप है जी। वो जो हम 5 या 6 ऑपरेशन पढ़ के हैं ना वो हमारे पास यूनरी और बाइनरी होते हैं। जो यूनरी है ये हमारे पास सेलेक्ट और प्रोजेक्ट जो हैं ये यूनरी हैं। आप जब क्वेरी लगा रहे होते हैं, ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस वन, तो याद रखो कि वो एक ही टेबल पे क्वेरी लगती है, जो सेलेक्ट की क्वेरी है, 2 टेबल्स पे नहीं लगती। ठीक है। और जब आप बात कर रहे होते हैं जॉइंस की, तो वो जो यूनियन का ऑपरेटर जो है और इसी तरह सेट डिफरेंट और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले सिलेक्ट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। सिग्मा लेटर है जी इसका, और इसके साथ एक प्रेडिकेट हम मेजर करते हैं। प्रेडिकेट क्या है? कंडीशन जिसे आप क्राइटेरिया क्वेरी के ये ना मैं अभी आपको पढ़ के दिखाऊंगा ना तो आपको क्लियरली इसकी समझ आ जाएगी जी। जो सिग्मा ऑपरेशन है ये कमोटेटिव है, यानी आप लिख दें सिग्मा C1 से मुराद यहाँ पे प्रेडिकेट है, और सिग्मा C2 ये भी एक प्रेडिकेट है, और R है आपका रिलेशन। अगर आप कह रहे हैं कि जी R के ऊपर सिग्मा C2 लगाए पहले और उसके बाद इसके ऊपर सिग्मा C1 लगाए, यानी हमें पता है कि जब ये चलेगा ना तो एक रिलेशन बनेगा और उस रिलेशन पे हम C1 को चलाना चाह रहे हैं। ये सेम है, अगर आप पहले C1 को चला लें और जो आउटपुट आए और उसके ऊपर C2 को चला लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे हम कम्यूटेटिव कहते हैं। इसको करते कैसे हैं? ये आपके पास एक टेबल है और इसको लिखते क्या है? ये सिलेक्ट की क्वेरी है, जो सिग्मा है जी ये सिलेक्ट है। ये आपने लिखा ओ करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3 स्टूडेंट, ये इक्वल टू है सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट। क्योंकि ये सिग्मा जो है याद रखें ये रोज पे काम करता है। ठीक है, इसके अंदर जब भी आएगा तो ये सारी की सारी रोज के ऊपर काम करता है। सेलेक्ट सर्टन रोज, यानी ये क्राइटेरिया है, वेयर क्लास वाला ये क्राइटेरिया है। इसके अंदर आप कॉलम नहीं मेंशन कर रहे। जब आप सिग्मा लगा रहे हैं तो इसका मतलब है तमाम रोज, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट, इसका ये मतलब है। अब जरा देखें यहाँ पर इस क्वेरी को क्या लिखा हुआ है, यानी इस क्वेरी को अगर मैं आपके सामने ट्रांसलेट करके दिखाऊं, मैं नोटपैड चला लूँ ज़रा, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा। चलो सिस्टम जो है ना इसी के अंदर देख लेते हैं। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर करंट SEM ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये रिलेशनल अलजबरा की जो एक्सप्रेशन है जो इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है। अच्छा, अब इससे रिजल्ट क्या मिलेगा देख लें जी। ये वो टेबल में से आपके वो रिकॉर्ड आ गए हैं जिनका जो है ना वो करंट सेमेस्टर 3 से ज़्यादा है। इसके अंदर लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, सारे के सारे सिंबल जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। और जो प्रेडिकेट हम यूज़ करते हैं, ये जो जिसको हम क्वेरी के अंदर वेयर क्लास के अंदर क्राइटेरिया बोलते हैं, यहाँ पे आप इसे प्रेडिकेट कहेंगे। जो प्रेडिकेट है उसके अंदर एंड ऑपरेटर और आर ऑपरेटर को भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है। अब आप ज़रा इसकी बना के देखें जी तो क्या बनेगी जी। अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से तो आपको ये बनानी चाहिए जी। ठीक है जी, आप भी बना लें और मैं भी आपके सामने बनाता हूँ, तो देखते हैं जी कि ये सही होती है कि नहीं जी। सिलेक्ट, उसी तरह स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट रिलेशन है। ठीक है, वेयर PRNAM नॉट इक्वल टू, ठीक है जी, PRAM इक्वल टू MCS। ठीक है, ये है। और इसके ऊपर मैं नॉट का ऑपरेशन लगाऊंगा।
यानी ये आपके पास हो गया वेयर एम प्रोजेक्ट नेम इज इक्वल टू MCS और उसके बाद मैंने इसको नॉट ऑपरेटर के ज़रिए जो है वो नॉट कर दिया। ठीक है जी। इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या बनेगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर STD ID इज इक्वल टू S1015। ठीक है, ये है हमारे पास सिग्मा ऑपरेटर। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट ऑपरेटर। इट वर्क्स ऑन वर्टिकल सबसेट ऑफ द टेबल। इसमें कॉलम्स मेंशन करते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर भी आंसर में नहीं आती। ग्रीक लेटर रो के ज़रिए हम इसको यूज़ करते हैं और इसके ऊपर ये देखें ये आपके पास है, इसमें जो प्रेडिकेट होगी तो प्रेडिकेट के अंदर हम मेंशन करेंगे, जैसे ये प्रेडिकेट आपके पास मौजूद है। इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब है, देखें जी ज़रा, इसका मतलब है सेलेक्ट, अब हम मेंशन करेंगे सेलेक्ट FACID, SALAR सैलरी फ्रॉम फैकल्टी। अच्छा, इसीलिए फैकल्टी टेबल है, ये आपके पास क्वेरी बनती है प्रोडक्ट के साथ, यानी आप टेबल को मेंशन कर रहे हैं तो जो जवाब आपके पास आएगा वो ये आएगा, रो को आप मेंशन नहीं कर सकते। इन दोनों को, ये क्या है जी, सेलेक्ट F नेम रैंक फ्रॉम फैकल्टी, ये क्या है, सेलेक्ट फेस ID कॉमा सैलरी कॉमा रैंक फ्रॉम द। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये एज अ सबस्क्रिप्ट लिखी होती है, यहाँ पे इस में तो नहीं, जिस तरह ये नहीं लिखा हुआ, ये इसका सबस्क्रिप्ट बना के वर्ड में जैसे हम लिखते हैं इस तरह लिखने का तरीका, ये भी ज़हन में रखिएगा। प्रेडिकेट जो है ये रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, RDM के अंदर एज अ सबस्क्रिप्ट जो है वो लिखी जाती है, ऐसे ये नहीं लिखी जाती। ठीक है, हम इन दोनों को कंपोज भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये वाली क्वेरी अगर आप लिखने में कामयाब हो जाते हैं ना जी, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसकी समझ आ गई है। मेरा ख्याल है कि मुझे ये ट्रांसलेट नहीं करनी चाहिए और आप लोग जो है ना वो ख़ुद से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप में बताइएगा कि क्या आपने ये लिख ली है या नहीं लिखी। ठीक है, फिर मैं वहाँ पर आपको इसका जो है ना वो आंसर बताऊँगा कि क्या आपने इसको सही तरीके से ट्रांसलेट कर लिया। इसको ट्रांसलेट करने का पता क्या मतलब है कि आपको ये क्वेरी लिखनी भी आ गई और आपको इसकी समझ भी आ गई, इसका मतलब जो है वो ये है। ठीक है जी, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ जी, या ये उसके बाद आ गया जी यूनियन का ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है जी, टू रिलेशंस हैं, कोर्स 1 और कोर्स 2। ये देखें जी, ये कोर्स 1 की वैल्यूज़ हैं और ये कोर्स 2 की वैल्यूज़ हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये वैल्यू जो है ना वो कॉमन है, ये वाली रो जो है ये दोनों में कॉमन है। जब आप यूनियन लेंगे इसकी तो रिलेशनल अलजबरा का यूनियन ऑपरेटर दोनों के रिकॉर्ड्स को मर्ज कर देगा, लेकिन डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ये एक ही दफ़ा शो करेगा। दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑपरेशन ऑफ अ रिलेशनल अलजबरा। उसके बाद आ जाएं जी, आपके पास दूसरा ऑपरेटर है इंटरसेक्शन ऑपरेटर। ये भी सिंपल है, सेट्स पर मुश्तमिल है, दोनों के रिकॉर्ड्स को मर्ज कर देगा, लेकिन सिर्फ वही रिकॉर्ड लेगा जो दोनों में कॉमन होगा। अगर कॉमन नहीं होगा तो कोई भी नहीं लेगा। इसकी जो आउटपुट है ये नल टेबल भी आ सकती है जी। सेट डिफरेंस का भी वही काम है जी, कि वही ये आपके पास कोर्स 1 माइनस कोर्स 2 से क्या मुराद है, कोर्स 1 देखें जी, सेट ऑफ टपल्स दैट अपीयर इन R, जो आपके पास R के अंदर मौजूद है। कोर्स 1 को हमने R रखा हुआ है और S हमने रखा है कोर्स 2 को, तो ये R1 के वो तमाम रिकॉर्ड्स शो करेगा जो S में मौजूद नहीं है। अगर आपको याद हो तो सेट डिफरेंस की भी यही डेफिनेशन होती थी, A माइनस बी। सेट डिफरेंस को याद करें कि सेट A के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट B में नहीं हैं। सेट्स के कॉन्सेप्ट कोई और ये मैं शुरू में बताता होता हूँ अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं ना तो हम कहते होते हैं जी हमें मैथ क्यों पढ़ाई जा रही है, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर हमें अलजबरा क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो अब आपको आके पता चला कि आपका जो डेटाबेस, वो तो इसलिए पढ़ाते हैं ना कि हो सकता है आप में से कोई डेटाबेस ही अपनी बना दे, आप में से कोई बंदा अपना कंपाइलर लिख दे। ये तो हम लोग हैं, हम कंपाइलर लिखना तो क्या, हम तो कंपाइलर को इंस्टॉल करना भी नहीं सीखते। ठीक है ना, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि इनकी रूट्स सारी, अब सारी डेटाबेस जो है ना वो सेट थ्योरी के ऊपर खड़ी है, सिर्फ सेट थ्योरी के ऊपर। यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर कितना बड़ा पिलर है इस वक्त, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस, और इसके पीछे मैथ क्या है जी, सिर्फ सेट थ्योरी है। पूरी सेट थ्योरी के ऊपर जो है वो आपकी ये डेटाबेस जो है ना वो खड़ी है। और इसी तरह बड़े बड़े एल्गोरिदम्स जो हैं वो मैथ की, अप्लाइड मैथ के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसके ऊपर खड़े हैं। ठीक है जी, बहरहाल जी ये देखेंगे सेट डिफरेंस हो गया जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेट में से ही है। यहाँ से आगे
जॉइंस का कॉन्सेप्ट शुरू होने लगा है। ये अब ध्यान से आपने देखना है जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है जी? आर विल बी मर्ज विद द रोज ऑफ एस, आर एंड एस विल कंटेन एम प्लस एन कॉलम्स एंड सी प्लस डी रोज। जी ध्यान से देखें जी जरा, ये कोर्स है इसके अंदर 3 है, ये कोर्स है इसके अंदर 2 हैं, तो 3 ज़रब 2 बिल्कुल सेम चीज़ है जी। आपके पास ये 6 बन गए जी, 1 2 3 4 5 6। ये देखें जी 3556 डेटाबेस और उसके आगे अली ताहिर, उसके बाद ये 4 5 6 7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर अली ताहिर, फिर 6 8 फिर अली ताहिर, फिर ये इसके साथ सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अब ये असल में ये पता क्यों पढ़ाया जा रहा है, आप हैरान होंगे, और आपने इस तरतीब से नहीं पढ़ा होगा पहले कभी, ठीक है ना। अब ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके ऊपर ज्वाइन ऑपरेशन लगते हैं, समझ आ रही है? इसके ऊपर हम ज्वाइन के ऑपरेशंस लगाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड ज्वाइन ऑपरेशन। इस तरह तो नहीं, इस तरह की आउटपुट तो हमें नहीं चाहिए होती ना, लेकिन अब इसमें से जो हमें, जब हम मजीद अपने क्रॉस प्रोडक्ट में से कुछ वैल्यूज को बेहतर तरीके से निकालना चाहते हैं तो उस वक्त हम ज्वाइंस इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। और वो ज्वाइंस हमारे पास कितने हैं, किस किस्म के हैं, वो देखें जी। नंबर 1 थीटा ज्वाइन है जी, नंबर 2 इक्वी ज्वाइन है, नंबर 3 सेमी है, नेचुरल है, आउटर है। पांचों अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए जी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पेपर ऐसा हो जिसके अंदर ज्वाइन के बारे में आपसे ना पूछा जाए, ठीक है। बहरहाल जी, थीटा ज्वाइन हमारे पास क्या है जी, बाइनरी ऑपरेशन है जी। नंबर 1 वी अप्लाई द कंडीशन ऑन इनपुट रिलेशन, इनपुट रिलेशन के ऊपर कोई कंडीशन लगा के उनको आपस में मर्ज करना या ज्वाइन करना, ये थीटा ज्वाइन कहलाता है। आर क्रॉस एस है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन, ये जो थीटा है इससे मुराद है यहाँ पर कंडीशन, ठीक है जी। इस थीटा से जो मुराद है यहाँ पर वो है जी कि ये कंडीशन है, बस यही थीटा ज्वाइन की डेफिनेशन है। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जी। ये आपके पास फैकल्टी है, ये आपके पास डिपार्टमेंट कोर्स का है जी, और आपने इसको लिख दिया रैंक असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी जमा कोर्स के फैकल्टी, और कोर्स में से रैंक निकाल के लाओ। ये देखें, ये हमने कंडीशन लगाई है। अब ये दोनों मर्ज होंगे, लेकिन कंडीशन है इसके ऊपर वो वैल्यूज़ मर्ज होंगी जिसके अंदर रैंक जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, ठीक है। इन दोनों के अंदर वो वैल्यूज़ आएंगी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अगेंस्ट होंगी, ये वाले 2 सेल, और उसके बाद ये वाले आपके पास आ गए जी कितने, 1 2 3 4 सेल। तो 2 ज़रब 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रिकॉर्ड जो हैं वो आपके पास आ चुके हैं। दिस इज़ कॉल्ड थीटा ज्वाइन। अब इन रिजल्ट्स के ऊपर आगे मज़ीद आप कंडीशन लगा सकते हैं। नंबर 1 इक्वी ज्वाइन लगा सकते हैं, दिस इज़ द मोस्ट यूज टाइप ऑफ द ज्वाइन, बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ ए कॉमन एट्रीब्यूट्स बिटवीन द टू रिलेशन, कॉमन एट्रीब्यूट जिन ज्वाइनिंग होगी लेकिन कॉमन एट्रीब्यूट्स पे होगी। 47 मिनट्स का सेशन हो गया जी, 12 कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, अगर तो उन दो टेबल के दरमियान कोई कॉमन देखें, जैसे फैकल्टी है ना, फैकल्टी और कोर्स को आप मर्ज करना चाहते हैं तो इन दोनों के दरमियान कॉमन एट्रीब्यूट है या नहीं है, पहले हम ये देख लेते हैं। कॉमन एट्रीब्यूट वो प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट है। इन दोनों में डिपार्ट सैलरी रैंक है, CR कोड है, और उसके बाद CR टाइटल है, FID है। हाँ जी, ये वाला कॉमन फील्ड है, ये देखें, ये फैक्ट ID और ये, अब ये मर्जिंग होगी इनके हिसाब से, ठीक है, इनके हिसाब से ये मर्जिंग होगी। और ज़रा रिजल्ट देखें, इक्वी ज्वाइन का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड जो दोनों में मौजूद हैं, सिर्फ वो रिकॉर्ड आपस में मर्ज होंगे। यानी जो फेस ID जो है वो फैकल्टी में भी मौजूद था और कोर्स में भी मौजूद। गौर से देख लें, ये फैकल्टी में ये तीनों और ये वाले इसके आगे ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये उधर भी थे और इधर भी थे, इसलिए ये रिकॉर्ड आपस में मर्ज हो गए। यहाँ तक मेरा ख्याल है ये आपके पास टेबल है फैकल्टी का, और इससे आगे जो है ना वो टेबल है कोर्स का। दिस इज कॉल्ड इक्वी ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है लेकिन ऑन द बेस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स है, तो इसको हम इक्वी ज्वाइन कहेंगे। अच्छा, इनके सिंबल बड़े इंटरेस्टिंग है और इनको याद रखना है आपने। ये जो क्रॉस के निशान नहीं आ रहे दरमियान में, अब ये इक्वी ज्वाइन का जो सिंबल है वो देखें जी, ये दोनों सूरत में ये वाला, ये दोनों तरफ से बंद है और दोनों तरफ से इस तरह डॉट सा बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, ठीक है, दिस इज इक्वी ज्वाइन। उसके बाद देख लें जी ये वाला, ये मैं मेंशन कर दूं ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया इक्वी ज्वाइन के बाद है मेरा ख्याल लेफ्ट नेचुरल ज्वाइन।
द मोस्ट कॉमन एंड जनरल फॉर्म ऑफ द ज्वाइन है, बिल्कुल वही है ये इक्वी ज्वाइन ही, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो एक दफ़ा जाहिर होगा, समझ आ रही है, यानी उसमें दोनों दफ़ा जाहिर हो रहा था, आउटपुट वही है, लेकिन जो लास्ट पे जो डुप्लीकेट कॉलम आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और एक ही दफ़ा जो है, ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं और इसका सिंबल भी हमारे पास सेम ही है, नेचुरल ज्वाइन वाला सिंबल ही है दोनों की तरफ, बस सिर्फ जो है ना वो आपके पास ये वाला डिफरेंस है। उसके बाद आ गया जी लेफ़्ट ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। लेफ़्ट ज्वाइन के अंदर क्या होगा जी कि कॉमन एट्रीब्यूट पर ही ये काम करेगा, ये देखें जी ये आपके पास है, लेकिन इसमें होगा क्या, ये कोर्स है, ये स्टूडेंट है, इनको जब मर्ज करेंगे तो ये लेफ़्ट वाला टेबल सारा आएगा और ये वाला भी आएगा। देखें STD ID ये 104 है तो ये 104 है, 101 भी इसके अंदर है, 101 भी है, 103 भी है और 104 जो है ना वो दोबारा से आ रहा है, ठीक है। लेकिन होगा पता क्या कि जो राइट साइड पे हैं जहाँ पे इसकी वैल्यू इसे मिलेगी वो ठीक है, अदरवाइज ये उसको नल कर देगा। यानी ये जो 105 है ना इसके आगे कोई कोड नहीं लिखा हुआ और इधर जाहिर है कोई भी रिकॉर्ड इसके सामने नहीं आ सकता, तो इसने इसके सामने क्या लिख दिया, नल लिख दिया। लेफ्ट वाला टेबल सारा है और राइट वाला जो टेबल है जो उसमें मौजूद हैं वो उसके सामने उसने मर्ज कर दिया है उनको, और जो मौजूद नहीं है उनको नल कर दिया है। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। सिंबल इसका देख लें जी, सिंबल इसका एक साइड से जो वो क्रॉस था ना वो ओपन होगा और दूसरी साइड से ये बंद होगा। राइट ज्वाइन में क्या होगा कि राइट वाला जो है ना ये नल हो जाएगा और लेफ्ट वाला जो है ना वो सारे का सारा लिखा जाएगा। ये लेफ्ट और राइट ज्वाइन है। क्लियर होगी बात, ये देख लें जी हमारे पास लेफ्ट और राइट की जो आउटपुट हमारे पास आई है। अब रह गया आखिरी चीज़ और वो है आउटर ज्वाइन जी। आउटर ज्वाइन क्या करेगा, इन आउटर ज्वाइन ऑल द टपल ऑफ लेफ्ट राइट रिलेशन आर द पार्ट ऑफ द आउटपुट, इट मीन्स all tuples of left भी होंगी which are not matched with the right are left as null, and similarly all those tuples of the right relation which are not matched left null, उन दोनों को जो है ना वो नल कर दिया जाएगा। जो लेफ्ट है वो भी सारा और राइट जो है वो भी सारा आएगा, तो ये हमारे पास आउटर ज्वाइन कहलाएगा। सेमी ज्वाइन क्या कहलाएगा जी, वी प्रोजेक्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्स्ट टेबल ओनली, ये इसका सिंबल है जी। और इसके अंदर क्या होगा कि मैचिंग देखी जाएगी, दोनों की जो मैचिंग है वो देखी जाएगी, लेकिन रिकॉर्ड्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल के नज़र आएंगे, दूसरे के नज़र नहीं आएंगे, वो जो हम प्रोफेसर वाला ऊपर करके आए थे, ठीक है ना। ये हमारे पास हैं जॉइंट्स की डिफरेंट टाइप्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं जी। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो हैं ये हमारी रह जाएगी सिर्फ, बाकी तकरीबन सारे टॉपिक्स जो हैं वो इसके अंदर कवर हो चुके हुए हैं। फिजिकल डाटा डिज़ाइन और इसी तरह डाटाबेस की सिक्योरिटी के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी सिर्फ और सिर्फ ये एसक्यूएल जो है ना इसको कंप्लीट हमने करना है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं भारत। तो नॉर्मल फॉर्म जो है ना ये हमें पता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इनके रूल्स आपने याद करने, और इनके रूल्स को याद करने से पहले आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो क्या होती है और उसके कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, और फिर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस जो हैं ये क्या हैं, ये तीनों चीज़ें ना आपस में इंटरलिंक्ड है। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो कहता है नॉर्मलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक रिलेशनशिप के दरमियान जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये टाइप ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, और इन रिलेशंस को हमने ट्रीट करना होता है। नोट करने के लिए इसके लिए ये सिंपल यूज होता है जी एरो का। इसका मतलब ये है बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए या ए इज फंक्शनली डिटरमिन्स बी, यानी मैंने उल्ट पढ़ा है। हम ये कह सकते हैं बी इज फंक्शनली जो है वो डिपेंडेंट ऑन ए, या अगर हम ए की तरफ से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि ए फंक्शनली डिटरमिन्स बी, ए जो है वो बी को डिटरमिन करता है, और अगर हम बी की तरफ से पढ़ेंगे तो बी डिपेंड करता है ए। एरो सिंबल को यूज़ किया जाता है। दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं, जो एट्रीब्यूट्स ऑन द लेफ्ट साइड होते हैं इन्हें डिटर्मिनेंट कहा जाता है, और जो एट्रीब्यूट्स ऑन द राइट साइड होते हैं इन्हें हम डिपेंडेंट्स कहते हैं। लिखने की एग्जाम्पल ऐसे है, आपके पास ये एक रिलेशन है STD स्टूडेंट के नाम का, ID नेम, स्टूडेंट एड्रेस,
प्रोजेक्ट नेम एंड क्रेडिट्स, ठीक है, ये चीज़ें जो है ना वो इसमें मौजूद हैं। ये आपके पास एक टेबल है, इसे हमने जो है वो जब देखा तो ये देखा जी कि स्टूडेंट नेम भी इस पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट एड्रेस भी इस पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट नेम भी डिपेंड करता है। ये सारे फील्ड जो है वो अपनी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करते हैं स्टूडेंट आईडी के ऊपर। यानी आप स्टूडेंट आईडी की बुनियाद से उसका नाम, स्टूडेंट आईडी की बुनियाद पे उसका एड्रेस, स्टूडेंट आईडी की बुनियाद पे उसके प्रोजेक्ट का नाम और स्टूडेंट आईडी की बुनियाद पे उसके क्रेडिट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट नेम का और क्रेडिट्स का ना आपस में भी एक जो है ना वो रिलेशन बनता है, यानी क्रेडिट्स और प्रोजेक्ट नेम डिफर करते हैं। तो इसका मतलब है क्रेडिट डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्रोजेक्ट नेम के ऊपर, ना कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आईडी के ऊपर। क्रेडिट जो है वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी नहीं है, बल्कि जो क्रेडिट है ये पार्शली डिपेंडेंट है ऑन प्रोजेक्ट नेम भी। ये फॉल्ट है, ठीक है, ये एनॉमली कहलाती है ना, ये एनॉमली है आपके इस टेबल में, इसको नॉर्मलाइजेशन के जरिए हम दूर करेंगे। फिलहाल हम नॉर्मलाइजेशन नहीं देख रहे, फिलहाल हम सिर्फ देख रहे हैं डिपेंडेंसी क्या है। ये सारे इसको हम इस तरह से मेंशन करेंगे कि इस टेबल में ये दो डिपेंडेंसी पाई जाती हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली। ये एग्जांपल हमने पढ़ी, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज की मदद से जो चीज़ हमें हासिल होती है वो हासिल होती है सुपर की और कैंडिडेट की। जैसे ये एम्प आईडी है और ये तीनों फील्ड जो है ना ये एम्प आईडी के ऊपर जो है ना वो करते हैं। जिस की के ऊपर तो सारे टेबल जो है ना वो सारे सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं, सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तो ये वाली प्राइमरी की कहलाएगी डेफिनेटली ये सुपर की, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं है फिर हम इसे मिनिमल सुपर की भी हम इसे कह सकते हैं, या कैंडिडेट की भी हम इसे कह सकते हैं। अगर इस टेबल को हम गौर से देखें तो इसमें ये तीन चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, और प्रोजेक्ट सैलरी जो है ये एम्प्लॉय के आईडी पर भी डिपेंड करती है और प्रोजेक्ट की आईडी पर भी डिपेंड करती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रोजेक्ट आईडी जो है ये कैंडिडेट की है, ठीक है, और ई आईडी जो है ये सुपर की है। यानी ये कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आता है। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको कहीं और से भी पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो मुझे नहीं तसल्ली हो रही, मुझे नहीं लग रहा कि मैं आपको शायद मुकम्मल तरीके से समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी आप इसको कहीं और से भी रेफर कर सकते हैं। ये मुश्किल सा है, कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है। इन्फ्लुएंस रूल्स की हम बात करते हैं, इन्हें ये भी मुझे सवाल आया था जी। आर्म्स स्ट्रॉन्ग एक्सियम्स कहलाते हैं ये जो रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस एक्सियम भी हम इसे कहते हैं। ये तीन है जी, चार अंदर है, रिफ्लेक्सिविटी, एगमेंटेशन, ट्रांजिटिविटी। हाँ ये वाले हैं। रिफ्लेक्सिविटी क्या है जी, हर का अपने आप के साथ ताल्लुक होता है। अगर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस जो हैं ये डिटरमिन करते हैं स्टूडेंट नेम को, तो इसका मतलब है स्टूडेंट नेम अपने आप को भी डिटरमिन करता है, ये कहलाता है रिफ्लेक्स। ऑगमेंटेशन क्या है, अगर ए डिटरमिन करता है बी को और ए सी डिटरमिन करता है बी सी को, ठीक है, तो इसका मतलब है ए बी को अगर डिटरमिन करता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए के साथ हम कुछ सी लगा देंगे तो इट विल डिटरमिन बी के साथ भी सी को। यानी इफ एस टी डी आई डी डिटरमिन एस टी नेम, तो एस टी आई डी और एस टी एड्रेस जो है ये डिटरमिन करेगा एस टी नेम और एस टी एड्रेस को। दिस रूल इज कॉल्ड एगमेंटेशन। ट्रांजिटिविटी में आ जाएगी, इफ ए डिटरमिन्स बी एंड बी डिटरमिन सी, तो इट मीन्स कि ए विल आल्सो डिटरमिन सी, ठीक है। ये भी एक रूल है। यूनियन में आ जाएंगी एंड के साथ, ठीक है, ए डिटरमिन्स बी एंड ए डिटरमिन्स सी, इसका मतलब है ए डिटरमिन्स बी सी, ठीक हो गया जी। ये साथ में डेटाबेस की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं एम्प्लॉय के टेबल के साथ, ठीक हो गया। इसी तरह प्रोजेक्शन है, सूडो ट्रांजिटिविटी है, ए बी सी बी, ये सिंपल से हैं, इनको आपने खुद से समझ लेना है, ये जहन में होने चाहिए। नॉर्मल फॉर्म्स को हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन है क्या, एक प्रोसेस है जी, इफ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करता है डाटा को, रेक्टिफाई करता है नॉर्मलाइजेशन, रिडंडेंसी को ये रिमूव करता है, रिडंडेंट डाटा को टेबल्स में से, इंश्योर करता है डाटा डिपेंडेंसी को इंश्योर करता है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर वर्दी गोल्स as to reduce the amount of space database consume and ensure data is logically stored। वाकई वो नॉर्मल वे में कम से कम, जाहिर है जब डाटा डुप्लीकेट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपकी डाटा, अब हम तो कहते हैं कि हार्ड डिस्क कितनी बड़ी होती है, तो क्या
जो है ना वो सेव होगा। लेकिन आप ईमेल के लिए देखेंगे, ईमेल के टेबल में अगर एक फील्ड भी कम हो जाएगा तो कितने उसके यूज़र हैं, उसकी डेटाबेस की कितनी स्पेस जो है वो बच जाएगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इफ एंड ओनली इफ एट्रीब्यूट इज सिंपल, ये पहला रूल है जी, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होने चाहिए इन एवरी टपल, दिस इज कॉल्ड एफ फर्स्ट एन एफ। ये देखें जी एस टी आर है, इसके अंदर आप देखें ये मल्टी वैल्यूड है। बुक आईडी में एक बुक ये भी ले सकता है, दूसरी बुक जो है वो ये भी ले सकता है। तो ये मल्टी वेरिएबल मल्टी वैल्यूड हैं, इसको सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे कि इसको रिपीट करके लिख देंगे, ठीक है। इसको ये इसकी फर्स्ट नॉर्मल करने के लिए ये है, हमने चूँकि इसको परफॉर्म नहीं करना तो आप दोनों सूरतों में देख लीजिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करेंगे, सिंगल वैल्यूड होगी ईच टप्पल शुड बी सिंगल वैल्यू। ये सिंपल तरीन जो है ना वो डेफिनेशन है फर्स्ट की। डबल है, इसको सिंगल सिंगल लाइन पे जो है ना वो कर दो, ना देखो इधर डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं हो रहा, आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव होगी। अगर आपके टेबल में सारे के सारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कैसे होगी, जब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, पहली शर्त। दूसरी, नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द की। जितने भी ये नॉन की हैं, ये की है, अब ये सारे नॉन की है, 1 2 3 4, नॉन की का सबका इसके ऊपर डिपेंड करना जरूरी है। अगर कोई एक भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता तो ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो देखें जी दोबारा यहीं से सेकंड से स्टार्ट करेगा। आपके पास क्लास है, इसके अंदर अगर आप देखें ये कोर्स आईडी, स्टूडेंट नेम, एफ आई डी और ग्रेड है। कोर्स आईडी जो है ये स्टूडेंट नेम एफ आई डी पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट नेम इस पे डिपेंड करता है, ये कोर्स आईडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी ये सारे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। तो हम इसे कैसे करेंगे जी, ये यानी इसकी कंडीशन क्या है, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स, जो हमने याद रखना है, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन, ये इसकी शर्त है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फुली फंक्शनली, पहले में क्या था सिंगल वैल्यूड, दूसरे में आ गया फुली फंक्शनली डिपेंडेंट। अगर आपको कहीं भी पार्शियल डिपेंडेंसी नजर आती है तो आप उस टेबल को ब्रेक करें, ब्रेक करके दो टेबल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देंगे। देखेंगे वो एनॉमलीज का जो मैं जिक्र कर रहा था वो आ गया। इफ रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आएगा तो रिडंडेंसी हो सकती है, इंसर्शन एनॉमली हो सकती है, डिलीशन और ऑपरेशन एनॉमली हो सकती है, ठीक है। मैं इनको रिपीट नहीं करूँ। ये टेबल है जी आपके पास, ये नाम एफ आई डी आ गया, तो हम इसको हल क्या करेंगे, देखें ये रूम जो है ये एफ आई डी पे डिपेंड करता है, सी आई डी पे नहीं करता है, या इन दोनों पे नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अलहदा से टेबल में डिवाइड करके इनको सेपरेट सेपरेट टेबल्स में तब्दील कर देंगे। ये अलहदा टेबल बन जाएंगे। ये आपका एक टेबल था, इस टेबल को अब हमने 3 टेबल में, स्टूडेंट पे जो डिपेंड थे, अब आप देखें नेम किस पे डिपेंड करता है, एस टी आई डी पे, रूम किस पे डिपेंड करता है, सी आर यानी क्रेडिट आईडी और एफ आई डी पे, ग्रेड किस पे करता है, क्रेडिट, यानी सबको हमने सेपरेट 3 कॉलम में बता दिया। अब तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पे सारे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं थे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म है जी, इसका मतलब क्या है जी, सबसे पहली शर्त तो ये है कि आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, पहली बात, एंड नॉन की कॉलम इज नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन। यानी अगर हम गौर से देखें तो उसमें हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को जो है वो रिमूव करेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम इसे रिमूव करेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ओके जी, देख लेते हैं जी इसको। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारे पास क्या होती है, वन दैट कैरीज ओवर एन अदर एट्रीब्यूट। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अक्सर्स व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट्स डिटरमिन्स एन अदर नॉन की एट्रीब्यूट। देखें जरा, यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नजर आएगी जी कि प्रोजेक्ट नेम जो है जी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि ये प्रोजेक्ट नेम डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी के ऊपर और ये क्रेडिट्स जो है ये डिपेंड कर रहा है इसके, कोई वो ए वाली, ए डिपेंड्स ऑन, ए डिटरमिन्स प्रोजेक्ट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम डिटरमिन दिस वन। तो इसका क्या मतलब है, एसटीडी जो है वो इसको भी डिटरमिन करना है, तो इसको हमने खत्म करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। पार्शियल डिपेंडेंसी ऑफ एनी एट्रीब्यूट जो है उसको हमने खत्म करना है। फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है सेकंड में, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो इसका हल भी क्या होगा कि हम सेपरेट
टेबल जो है ना वो जनरेट कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। ये स्टूडेंट आईडी का टेबल है और उसके बाद हम इसको दो टेबल्स में जो है ना वो डिवाइड कर देंगे। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद आपके पास जो टेबल होंगे वो इस तरह की शक्ल के अंदर आ जाएंगे। स्टूडेंट का टेबल आपने अलहदा से बना लिया और एक प्रोग्राम का टेबल बना लिया जिसमें आपने ये क्रेडिट्स को निकाल लिया, प्रोग्राम नेम को आपने प्राइमरी की बनाया और क्रेडिट्स को उसके साथ जो है ना वो रख के इसे बना लिया। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को हम BCNF कहते हैं, बॉयस कोडेड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, रिलेशन जो है जी, इसमें जब आपके पास ऐसे टेबल्स पर अप्लाई होती है जहां पर आपकी ना कंपोजिट प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की आर डिपेंडेंट ऑन द पार्ट ऑफ अनदर कैंडिडेट, such dependency indicates although the relation is about some entity or association, कैंडिडेट कीज के ऊपर जो है ना वो रिलेट कर रहा होता है। इसको भी हमने खत्म करके तो सेपरेशन करनी होती है, ठीक है जी। SNO और ये कुछ एग्जांपल जिसके साथ दी हुई है और हमारे पास उसके बाद आ जाता है जी हायर नॉर्मल फॉर्म, जिसको फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, समरी के साथ आ गया जी, ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देख लेंगे तो मेरा ख्याल है मजीद कुछ चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। ये वर्क के नाम का टेबल है, प्रोजेक्ट नेम ये वाला, ठीक है। और हाँ, ये टेबुलर फॉर्म में नहीं की हुई, आप किसी और जो है ना वो नेट सोर्स से इसकी एग्जांपल को कर सकते हैं, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्मेट में नहीं की हुई है, उसमें जो है हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जी, जिसके अंदर हमने ये सेशन था जी। आल्दो हम इसको 200 तो नहीं कर सके, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे और बाकी रह भी वही गया है, डाटा टाइप